प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से हम गणित जैसे विषय को आंखों के सामने देखते हैं तो एक अलग ही मन में डर हमेशा रहता है। प्यारे बच्चों, आज मैं 10th की मैथ्स के ऐसे ऐसे टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा जिसको पढ़ने के बाद सच में आपको लगेगा गणित तो टफ है ही नहीं, सिर्फ एक टफ होने का अपने आप में एक फियर है, एक डर है। तो साथियों, ले चलता हूं आज का जो टॉपिक होगा हमारा 10वीं के गणित का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को हम डिस्कस करेंगे, पहले उसकी परिपाटी को पूरा समझाऊंगा और उसके बाद हम समझेंगे बहुपद के बहुत सारे सवाल, प्रश्नावलियों को करेंगे सवाल। और इस बात का मैं चैलेंज देता हूं, यदि आप हैं 10वीं के विद्यार्थी तो बस क्लास के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 10वीं बोर्ड का 10th के मैथ्स का पेपर दे रहे होंगे और मेरे पढ़ाई हुई चीजों को आप अपने दिमाग में याद कर रहे होंगे और कहीं न कहीं बच्चा जो फेल हो रहा था, जिसके नंबर कम आ रहे थे, हो सकता है इन तमाम वीडियो को देखने के बाद अपने आप में ये मोटिवेशन आ जाए। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। साथियों, ले चलता हूं आज का जो टॉपिक है हमारा बहुपद। देखिए, बहुपद को हम समझने के लिए मैं बहुत सरलीकरण से पढ़ूंगा, क्योंकि गणित को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा मन में डर रहता है। इसलिए भी डर रहता है कि गणित को जटिलता से कोई समझाता है तो मन में पहले से गणित को लेकर डर है, और मैं टफ तरीके से पढ़ाऊंगा कहीं के बच्चे के अंदर मन में जो डर है वो डबल हो जाएगा। लीजिए, सरल तरीके से कैसे गणित को हम समझते हैं। लीजिए, आज का जो 10वीं क्लास का जो टॉपिक होगा एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद। बहु यानी अधिक। यदि मैं बहुपद की बात करूं, बहु यानी अधिक, यानी मैं कहूं कि पद यानी पद, अधिक पद जिस समीकरण में होंगे उसी का नाम बहुपद है। यदि मैं कहूं आप सभी को, जैसे मैंने कहा यहां पर कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर एक पद है, उसका मान 1 से। यदि जैसे ही मैंने कहा यहां पर मैंने यहां लिख दिया 3, तो यहां पर पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एक पद ये रहा, दूसरा पद यानी इसमें 2 पद हैं। यदि मैंने इसी को आगे बढ़ाया और कहा कि मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, एक्स लगा दिया, यहाँ 6 लिख दिया, अब मैं पूछूंगा कितने पद है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ये 1 पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्यारे बच्चों इतना सा हुआ कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद जिस समीकरण में होंगे, 2 या 2 से अधिक जो पद जिस समीकरण में होंगे, वो सारे समीकरण जो होंगे वो समीकरण हमारे बहुपद में होंगे। तो बहुपद की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, वो सारे समीकरण जो होंगे जिस किसी टॉपिक में पढ़ेंगे बहुपद। अब देखिए साथियों, बहुपद की मैं बात करूं तो एक दिमाग जो आप सभी को लगाना है, इसके अंदर मैं आपको एक खाली पेज से समझाना चाहूंगा बहुपद क्या। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए x प्लस 2 है, यहाँ पर 2 पद हैं। कितने पद है बेटा? 2 पद है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ बच्चों कितने पद है? यहाँ पर 1 2 3 पद है, यानी 3 पद। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बहुपद जो है कौन सा है? बहुपद में है, बहुपद में जो होता है, एक होता है आपका गुणांक होता है और एक आपका घातांक होता है। सर इसको भी आप समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, गुणांक व घातांक कुछ नहीं होता है। गुणांक मतलब गुणा का अंक। यदि मैं गुणांक की बात करूंगा तो गुणा का अंक जो होगा वो होगा गुणांक, और घात का जो अंक होगा, घात का अंक जो होगा वो होगा आपका घातांक। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 6x का 7 है। अब मैं कहूं कि x जो है, x से किसका गुणा हो रहा है, तो आप कहेंगे x का जो गुणा जिससे हो रहा है वो 6 है, तो 6 जो है वो गुणांक हुआ। यदि मैं कहूं x के ऊपर कौन सी संख्या है, ऊपर मतलब घात का अंक कौन सा, पावर कौन सी है, तो x के कंधों पर जो बैठेगा वह उसकी घात होगी। घात हमेशा कंधों पे होगी, गुणांक हमेशा गुणा के अंक में होगा। तो x के ऊपर जो है वो कितना? 7, तो घातांक कितना हुआ? 7 हुआ। अब मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपको कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए 26 x की घात 17। अब बताइए मुझे इसमें गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छी बात आपने पूछी, गुणांक का मान जो है x के गुणे का अंक 26 है, तो गुणांक 26 हो गया। फिर मैं कहूंगा घातांक कितना, तो आप कहोगे सर x के ऊपर कितनी पावर है, तो उसका घातांक हो गया, ये आपका घातांक हुआ, वो आपका 17 हुआ। इसका मतलब बहुपद में सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी चर पद के ऊपर जो घात होगी वह उसकी घातांक कहलाएगी, और चर पद के गुणे में जो अंक होगा वह उसका गुणांक कहलाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो हर बच्चे को पहले समझनी है। जब तक हम सरलीकरण से गणित को नहीं पढ़ लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक गणित जो हमारे मन में डर है वो डर बना रहेगा। अब ले चलता हूं, यदि मैं थोड़ा सा इसमें और समझाऊं, क्योंकि पिक्चर्स हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, गणित जो है वो गणना वाला विषय है।
लेकिन इसमें दो प्रकार की राशियां हम पढ़ेंगे। एक का नाम है बेटा चर राशि। कौन सी राशि बेटा? वो है बेटा चर राशि। एक का नाम चर राशि है। अब आप कहोगे सर चर राशि क्या होती है? दूसरा जो नाम है वो है बेटा अचर राशि। ये दोनों इसलिए समझनी जरूरी है, इसी से आपके गणित जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं कहूंगा चर राशि कौन सी, तो चर राशि वह राशि है, कौन सी राशि है? वह राशि है जिसके मान में बदलाव आता है। जिसके मान में बदलाव मतलब जैसे x बराबर कभी मैं 0 लिखूंगा तो प्यारे बच्चों बताओ x का मान कितना हो? आप कहोगे सर यहाँ 0 दिख रहा है। x बराबर मैंने 2 लिख दिया, अब x का मान कितना हो गया? तो 2 हो गया। x बराबर मैंने यहाँ 3 लिखा, तो अब x का मान कितना हुआ? 3 हुआ। तो हर बार किसका मान बदला? कभी x का मान 0 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। तो चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, सारे जो पद होंगे वो कौन से होंगे? चर। चर का मतलब वह राशि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, वह राशि जिसका मान बदलता है, वह राशि जो होगी वो x y z चारे अल्फाबेट, वो सारी राशियां कौन सी होगी? चर राशि। लेकिन कहूं मैं अचर, अचर मतलब वो जो चल नहीं सकती, जो बदल नहीं सकती, जिसका मान परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा जिसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, तो मान यहां पर नहीं बदलता, मान नहीं बदलता। जैसे मैंने कहा एक का मतलब एक होता है बेटा, दो का मतलब दो होता है, तीन का मतलब तीन, चार का मतलब चार, पांच का मतलब पांच। ये जितने भी मान है वो सारे मान हमेशा फिक्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अचर। तो अब बात करते हैं चर मतलब वह राशि जिसके मान में बार बार बदलाव होता है। एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, हमेशा समीकरण पर निर्भर करते हैं कि एक्स का मान कितना आएगा, कैसे आएगा। अचर का मतलब वह राशि जिसका मान फिक्स होता है, बदल नहीं सकता। अब बात करते हैं, यदि मैं कहूं आप सभी को, अगला इसके अंदर लेते हैं, यदि मैं कहूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है क्या कि समीकरण क्या होता है। ये वाला टॉपिक बच्चों को बड़ा टफ लगता है, इसलिए भी टफ लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं कि होता है क्या है। समीकरण क्या होता है सुनना। अब समीकरण की परिभाषा एक ही बार बोलूंगा, एक ही बार समझ में आ जाएगी। कैसे? मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 7 है। अब आपको कहूं मैं ये समीकरण है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये 9वीं क्लास में काफी पढ़ा x y के मान, तो इसका मतलब ये समीकरण तो दिख रहा है। अब मैं कहूंगा इसको समीकरण क्यों बोला, किस लिए बोला, तो सुनिए क्यों बोला। x जो है यहाँ पर ये चर राशि है। कौन सी राशि प्यारे बच्चों? चर राशि। y जो है वो भी चर राशि है, लेकिन यहाँ जो 7 है वो यहाँ पर अचर राशि है। कौन सी राशि है? अचर राशि है। कोई पूछ ले कि समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, चर राशि और अचर राशि दोनों को मिला दोगे तो वो बनेगा, वो आपका समीकरण बनेगा। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि समीकरण में हमेशा चर राशियां होगी और अचर राशियां होगी। अब उस चर राशि का गुणांक कितना हो सकता है और घात भी कितनी हो सकती है, लेकिन उनसे बनने वाला यानी चर राशि और अचर राशि से बनने वाले को हम बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण। अब समीकरण में हम अलग अलग तरह के प्रकार पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले समीकरण में, समीकरण के यदि मैं प्रकार की बात करूंगा, समीकरण के प्रकार की बात करूंगा, तो सबसे पहला जो समीकरण हम पढ़ते हैं वो बेटा रेखीय समीकरण पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? रेखीय समीकरण, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको समझना पड़ेगा रेखीय समीकरण। दूसरा पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं बेटा द्विघात समीकरण पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा पढ़ते हैं? द्विघात समीकरण। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और तीसरा जो समीकरण होगा वो आपका त्रिघात होगा, त्रिघात, त्रिघात समीकरण। अब आप कहोगे सर इन तीनों में क्या अलग अलग डिफरेंसेस है, तो सुनो बच्चों, एक बार मैं बताऊंगा, आंसर आएगा। रेखीय समीकरण का मतलब इतना सा है कि वह समीकरण जिसमें चर पद, चर मतलब एक्स वाई जेड आ गया, उसकी घात एक होगी। वह सारे समीकरण जिसमें चर पद की घात एक हो, वो सारे समीकरण कौन से होंगे प्यारे बच्चों? वो रेखीय होंगे। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई बराबर 3 है। अब ये x की घात कितनी है बेटा? नहीं है तो 1 मानते हैं। y की घात कितनी है? 1 है। तो इस समीकरण को कौन सा समीकरण बोला बेटा? रेखीय समीकरण। क्यों? वह सारे समीकरण जिसमें किसी भी चर पद की उच्चतम घात 1 हो, वह सारे समीकरण कौन से होंगे? रेखीय समीकरण। जैसे मैंने बोला है कि x प्लस वाई बराबर 8 होंगे, तो ये भी हो सकता है 2x प्लस 3y बराबर भी हो सकता है। गुणांक कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, गुणांक पे निर्भर नहीं करेगा रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण निर्भर करेगा कि किसी भी चर पद की घात 1 है, यानी इसकी भी घात 1 है, ये है। अब आप कहोगे सर रेखीय समीकरण से फायदा क्या?
क्योंकि इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा बेटा वो ध्यान रखना एक रेखा होगी। क्या होगी बेटा? रेखा होगी। जैसे ये एक्स अक्ष से और ये वाई अक्ष से, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। इसका मतलब वह ग्राफ जो सीधी रेखा में बनता है वह ग्राफ किसी समीकरण से बनेगा, वो रेखीय समीकरण से बनेगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट क्या? दूसरा कंसेप्ट को हम समझेंगे द्विघात। पता चल रहा है रेखीय मतलब जिसकी घात एक हो, इसलिए इसका नाम है रेखीय समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या? द्विघात यानी दो, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात दो हो। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें सबसे x की सबसे उच्चतम घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 है, इसलिए इसको द्विघात कहा। अब आप कहोगे सर इसके जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे? तो शून्यंक इसके 2 होंगे। और रेखीय समीकरण के जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे बच्चों? शून्यंक होंगे वो 1 होगा। अब मैं कहूं कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यंक क्यों होंगे? क्योंकि जिस किसी चर पद की घात जितनी होगी उसके उतने शून्यंक होंगे। तो यहाँ शून्यंक कितने होंगे? 2 हो गए, क्योंकि द्विघात समीकरण का। त्रिघात का मतलब क्या हुआ? त्रिघात मतलब एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पर इस समीकरण में सबसे अधिकतम घात कितनी प्यारे बच्चों? अब आप कहोगे सर 3 है, तो यहाँ पर 3 घात है, इसलिए इस समीकरण का नाम क्या पड़ा? त्रिघात। रेखीय मतलब एक घात, द्विघात मतलब 2 घात, और त्रिघात मतलब 3 घात। यहाँ पर जो शून्यंक होंगे वो शून्यंक 3 होंगे। शून्यंक मतलब 3 होंगे। तो कोई पूछ ले द्विघात समीकरण के शून्यंक कितने हैं? तो 2 हैं। रेखीय समीकरण के शून्यंक कितना है? तो 1 है। कोई पूछ ले आपको त्रिघात समीकरण के शून्यंक कितने हैं? तो 3 है। ये बात आप सभी ने समझ ली और सीख ली। ये परिपाटी है किसी भी गणित की बेसिक थ्योरी को समझने की। एक बात और मैं समझाना चाहूंगा इसके माध्यम से, यदि कोई सवाल आ जाए कि द्विघात समीकरण का कोई सवाल हो, और द्विघात समीकरण में कोई सवाल में ये आ जाए कैसे कि मान लीजिए कहा जाए कोई समीकरण है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अब पता चल चुका है कि ये इसकी घात 2 है, इसका मतलब इसका नाम द्विघात है। क्यों? क्योंकि x की घात जितनी ज्यादा होगी वही उसकी घात होगी। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसका नाम है द्विघात समय। अब मैं कहूंगा कि कुछ नहीं, a क्या है? मैं पूछूं a क्या है? तो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कोई पूछ ले कि a क्या है, तो आपको ध्यान रखना a जो हमेशा होगा वो कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। मैं कहूं यहाँ b क्या दिख रहा है? b किसका गुणांक है? तो b जो है वो x का गुणांक है। b जो है वो x का गुणांक है। फिर मैं कहूं c क्या है? तो c कोई अचर पद है। कोई क्या है बेटा? अचर पद है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा जिस किसी समीकरण जिसमें द्विघात समीकरण है ए बी सी का मान निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे। कैसे? देखना, यदि मैं कहूं कि मूल का योग यानी 2 घात है तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। एक का मान अल्फा मान लो, दूसरे का मान बीटा मान लो। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 मूल होंगे। एक का मान क्या मान ला? अल्फा, दूसरे का मान बीटा। इसको प्यारे बच्चों समझना पड़ेगा कि जब कोई समीकरण इस रूप में दे रखी है तो सबसे पहले a b c का मान निकाल लो। जब a किसका मान होगा? एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है तो वो a होगी, b x के साथ जो संख्या है वो b होगी, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, सिर्फ सामान्य संख्या दे रखी है, वो आपका c होगा। तो एबीसी निकल गया। एबीसी निकलने के बाद मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा उसका मान जो होगा वो माइनस बी बटा ए होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखना माइनस बी बटा ए। बी क्या है? तो आप कहोगे जो बी है माइनस की जगह माइनस। बी क्या है बेटा? बी का क्या है मतलब? वो एक्स का गुणज है। वो किसका गुणांक है बेटा? एक्स का गुणांक है। अब आप कहोगे सर ए क्या है? तो आप देख लो ए किसका है? तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कभी कोई पूछ ले कि सर मुझे मूलों का योग निकालना, मूल का योग निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बटा ए होगा। बी क्या है? बी एक्स का गुणज है। अब आपको इतना तो दिमाग चलता ही है सर एक्स का गुणज कौन है या एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा, वो तो निकाल लेंगे। ये मूल का योग आ गया। अब आता है बेटा मूल का गुणनफल। मूल का गुणनफल, मूल का गुणनफल। अब मूल का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। ये फॉर्मूला याद रखना है।
अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। सी क्या है प्यारे बच्चों? तो सी क्या है बेटा? अचर पद है, तो ऊपर तो आ गया अचर पद आ गया, अचर पद आ गया, अचर पद आ गया। फिर मैं कहूंगा ए क्या है? तो ए आप सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर का गुणज, एक स्क्वायर का गुणांक। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा मिला? सुनो, कोई भी सवाल आता है, ये सवाल की मैंने बेसिक थ्योरम बताई एबीसी मानकर। अब सवाल आ गया, मान लीजिए मैंने कहा सवाल कुछ नहीं, सवाल मैंने बोला 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0। अब इसका मूलों का योग भी निकालना और मूल का गुणनफल भी निकालना। क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब आपको मैं कहूंगा कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का जो गुणज है वो तो ए हो गया, ए का मान 6 हो गया, निकल दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। एक्स का जो गुणज है वो बी है, तो बी का मान 7 हो गया, और जो संख्या है वो सी है, तो सी का मान 9 हो गया। अब ए बी सी का मान आ गया, तो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए से निकलेगा। बी का मान दे रखा है 7 और ए का मान 6, तो माइनस 7 बटा 6 हो जाएगा। फिर कहोगे सर क्या मूल का गुणनफल नहीं निकलेगा? निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए। सी क्या है? अचर पद है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज है, तो सी अचर पद यानी 9 बटा एक्स स्क्वायर यानी 6, 9 बटा 6, इसको काटेंगे 3 बटा 2 भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये वाली जो प्रश्नावली है आपके हो सकता है टेस्ट में, हाफ ईयरली में और मेन एग्जाम बोर्ड में आने वाली हो, लेकिन बेसिक तरीके से आपको समझना। वापस मैं बता रहा हूं, कोई समीकरण इस रूप में दे रखी, वैसे सारी द्विघात समीकरण ऐसे ही होगी जिसमें ए होगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी क्या है? वो पद हैं जो मान हमें लिखने हैं। यहाँ पर कभी 5 आता है, कभी 7 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 3 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर पहला पद है क्योंकि सबसे बड़ा पद है, फिर एक्स का पद है, फिर सी यानी अचर पद है। तो इससे दो मूल होंगे, एक का नाम अल्फा होगा, दूसरे का मान बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा मूल्य का गुणनफल। इस प्रकार की चीजों को हमने समझा, देखा और परखा कि कैसे हो सकता है। अब मैं आपको जो मैंने परिपाटी समझाई सिखाई, अब अपन पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि बहुपद उसकी घात, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं बहुपद यानी ऐसा समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हो, ऐसा समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा प्यारे बच्चों? बहुपद। और उसकी घात तो हम जानते हैं, जैसे x की घात 7 है तो x की घात कितनी होगी? 7 होगी। यहाँ पर 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब x के ऊपर जो भी घात लगेगी वो उसका घातांक कहलाएगा। वही चरपद के x की जो उच्चतम घात होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? घात। अब मैं कहूं कि मान लीजिए यहां इस समीकरण को देखते हैं कि 4x प्लस 2 में x की घात कितनी है? यहाँ कुछ नहीं है, क्या माना? 1। मैंने कहा जब कभी किसी में वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको 1 मानना है। अब इस समीकरण में बताओ कितनी अधिकतम घात है? तो आप कहोगे सर y की घात अधिकतम 2 है, तो घात कितनी आ गई? 2। तो किसी भी समीकरण में सबसे पहले क्या समझना है? घातें, कि कितनी घातें इसमें दे रखी। घात मतलब कंधे पर बैठने वाले को घात कहते हैं, गुणे के अंक को गुणांक कहते हैं। फिर मैं कहूंगा क्या ये बहुपद हैं? बिल्कुल हैं। ये 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकते हैं। बट्टे में और रूट में कोई बहुपद गिना नहीं जाता है। ये 10वीं के बच्चों को अपने आप में मानना है, समझना है। अब मैं ले चलता हूं, यदि मैं कहूं कि बहुपद का वर्गीकरण जो करेंगे, मैंने कहा इससे पहले कि जब किसी x की पावर 1 होगी, तो जब चरपद की घात 1 होगी तो वह रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी, तो इसका शून्यंक भी कितना होगा? 1 होगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं। फिर मैंने कहा कि वह समीकरण जिसमें घात कितनी होगी? 2 होगी, तो वह द्विघात समीकरण जिसमें घात कितनी होगी? 2, तो इसके शून्यंक भी 2 होंगे और अधिकतम घात 2 होगी, ये पहले पढ़ा चुका हूं। फिर वह जिसके अंदर त्रिघात 3 घात होगी, x की घात 3, अधिकतम घात कितनी होगी? 3, तो वह जिसकी घात 3 होगी, अधिकतम शून्यंक भी 3 होंगे, और अधिकतम घात जो होगी x की या y की z की वो 3 होगी। बहुत तरीके से आपने मैसेज समझ लिया कि सर रेखीय समीकरण का मतलब घात 1 है, द्विघात समीकरण का मतलब घात 2 है, और त्रिघात मतलब घात कितनी होगी? 3 होगी। लीजिए यदि मैं कहूं आप सभी को, आज हम समझेंगे किसी भी वास्तविक संख्या के अंदर कोई संख्या दे रखी है तो इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए p और इसके कोष्टक में k बराबर 0 लिख रखा है, तो इसका मतलब k कोई एक वास्तविक रियल नंबर है और उसका हमें पॉलिनोमियल में बहुपद निकालना है। तो हम बहुत सारे अलग अलग मेथड से हम निकालते हैं, समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि शून्यंक कैसे निकलते हैं, अब सुनना, एक ही बार बोलूंगा समझ में आ जाएगा। ये है एक्स अक्ष, प्यारे बच्चों क्या है? एक्स अक्ष। ये है वाई है। अब मैंने कोई ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसे बनाया? जैसे मैंने कहा, सुनना अब यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची, अब बताओ ये जो लाइन मैंने ये खींची, इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है?
अब आप कहोगे सर ये एक्स अक्ष को सिर्फ ये एक बार ही काट रही है, एक बार ही, इसलिए इसका एक शून्यांक होगा। वेरी गुड, समझ में आ चुका है। एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा उतने उसके शून्यांक होंगे। अब इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे 10वीं में हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बार बोर्ड का रिजल्ट, इस बार अंतिम बार अच्छा करना है। मान लीजिए मैंने कहा ये एक्स अक्ष है और ये वाई है, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ आ गया। अब बताओ ये जो ग्राफ है ये अक्ष को कितनी बार काट रहा था, एक बार यहाँ काट रहा और एक बार यहाँ, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। बहुत समझदारी वाली बात होगी। अब आप कहोगे सर मुझे और बताओ, अब बताओ सर अब शून्यांक कितने होंगे। तुम बताओ सभी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है और वाकई में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहे, तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो मैं ही बताऊंगा, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, जिसके शून्यांक कितने हो गए, 3। तो इसका मतलब जब कोई ग्राफ जिस एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वह उसके शून्यांक होंगे। जैसे मैं कहूं इसमें शून्यांक कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 शून्यांक हो गए। कितने होंगे इसके अंदर, 5। इसका मतलब ध्यान रहे सभी के शून्यांक अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं बताऊं रेखीय समीकरण है तो एक बार काट रहा तो शून्यांक कितना हुआ, 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा, एक बार काटेगा तो एक बार। अब त्रिघात है तो 3 बार काट रहा है, 3 बार कैसे, 1 2 और 3 बार, इसलिए इसका मान कितना आएगा बेटा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। ये बात आपको और मुझे समझनी पड़ेगी। मैंने कहा 2 शून्यांक कैसे, ये 2 बार काट रहा है, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, 1 बार और 2 बार, तो शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहां पर एक बार ही टच कर रहा है, एक बार, तो इसका शून्यांक 1 होगा। और ये टच कर ही नहीं रहा है, ऊपर से जा रहा है, टच ही नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को, इसलिए इसके कितने होंगे, 0 होंगे। तो समझना शून्यांक किसी भी समीकरण के तभी होंगे जो एक्स अक्ष को कितनी बार काटता। आगे बढ़ता हूं, यदि मैं कहूं आप सभी को कि जब हमने कहा कि रेखीय समीकरण जिसमें एक्स की घात कितनी, 1 है, इसमें एक्स की घात 2 है, इसमें एक्स की घात 3 है, ये पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। रेखीय समीकरण हमेशा कैसा होता है, जैसे मैंने कहा 2x + 3 = 0 है, तो इसको ले सकते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ax + b = 0, ax + b = 0, इसका निकाल सकते हैं। ax + b = 0 है, a और b कोई भी मान हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ax = -b। प्यारे बच्चों इतना तो आपको आता होगा। फिर ये गुणा है, इधर जाएगा भाग, तो x का मान -b/a, तो x का 1 गुना जो होगा और एक ही शून्यांक का मान -b/a होगा। ये हम समझ चुके हैं। लेकिन मैंने कहा द्विघात समीकरण होगा तो मैंने समीकरण बता दिया, ax² + bx + c, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं। a क्या है, x² का गुणज है, b क्या है, x का गुणज है, c क्या है, अचर पद है। फिर मैंने बताया 2 उसके शून्यांक होंगे, तो अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा -b/a, पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा। फिर मैंने कहा कि शून्यांकों का गुणनफल, उसको मूल भी बोलते हैं और शून्यांक भी बोलते हैं, तो अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा c/a, c मतलब अचर पद और a मतलब x² का गुणज, जो मैंने कहा अपन को समझना है। फिर मैंने कहा त्रिघात, त्रिघात मतलब जिसमें 3 घात होगी, तो इसका समीकरण ऐसे आएगा, x की घात 3 + bx² + cx + d = 0, यानी इसकी अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब इसमें 3 मूल होंगे, 2 शून्यांक होंगे, 2 मूल होंगे, 3 शून्यांक होंगे, 3 मूल होंगे। एक होगा अल्फा, एक होता बीटा, एक होगा गामा, तो अल्फा + बीटा + गामा आ जाए तो वही -b/a होगा, जो पुरानी रीति रिवाज। फिर मूलांक जो दोनों का है तो अल्फा + बीटा, बीटा + गामा और गामा + अल्फा का मान भी c/a होगा। दो को आपस में जोड़कर शून्यांकों को गुणा करने के बाद जोड़ना, फिर तीनों का गुणा करना, अल्फा और बीटा × गामा, तो -d/a होगा। ये जो है ये हमें समझना पड़ेगा परिपाटी के अनुसार। आगे बढ़ते यदि मैं कहूं आप सभी को कि मेरे पास कोई समीकरण है और उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे होगी, मैं कहूं जैसे एक समीकरण है ये वाला, अब इस समीकरण को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, x² + 7x + 10 = 0 है। अब ये कोई समीकरण है और बताया हुआ है कि पहले इसमें ABC का मान निकालना है, फिर उसके बाद मूलों का जो मूल है उनका योग निकालना है, और गुणनफल क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे पहले इस समीकरण के गुणनखंड को सोल्व करूंगा, कैसे करूंगा देखना प्यारे बच्चों। जब इस प्रकार के सवाल आपकी आंखों के सामने हो, कुछ नहीं करना, देखना इसके पास यहाँ मान कुछ नहीं, 1 है और यहाँ मान कितना है, 10, तो 10 का 1 से गुणा करो तो 10 आ गया, 1 है इसलिए उसका मान वही होगा जो आज का है, तो अब 10 आ गया। अब 10 के ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर यही संख्या है, वापस अगेन रिपीट, तो 10 को टुकड़ा करेंगे 2 × 5, 2 × 5 को करते हैं तो 10 आता है। लेकिन एक नियम यहां और लगेगा, ऐसे टुकड़े करने
जिनके गुणा करने पर वही संख्या आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो पता चल चुका है कि 2 × 5 जो करेंगे वो 10 होगा, लेकिन 2 + 5 करो तो 2 + 5 करेंगे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने यहाँ x² की जगह x² लिख दिया और 7x को मैंने 2 और 5 में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो मैंने 7x को 2x + 5x लिख सकता हूं, क्योंकि 7x को वापस जोड़ेंगे 2x और 5x को जोड़ेंगे 7x हो जाएंगे। ये टुकड़े क्यों? क्योंकि हमें पेयर्स बनाने। प्लस लास्ट में क्या बचा, 10 = 0। अब यहाँ पर कितने बहुपद, कितने हो गए पद, 4 पद हो गए। अब 4 पद में 2-2 के हम क्या लेंगे, हम लेंगे हमारे 2-2 के पेयर, और 2-2 के पेयर में मतलब 2-2 के हमने जोड़े बना लिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में बाहर क्या आ गया, x² में से x बाहर आ गया, यहाँ बचा x, फिर प्लस का प्लस, 2x में से x बाहर आ गया, अंदर बचा 2, फिर प्लस का प्लस। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा 5। तो 5 बाहर आ गया तो अंदर बचा सिर्फ x, और 10 में से 5 भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2। तो हमारे पास में और भी गुणनखंड हो चुके हैं, क्या क्या, x + 2 और x + 2, ये वापस कॉमन आ रहे हैं। तो x + 2 मैंने कॉमन ले लिया इधर, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 5, तो x + 5 = 0। या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा किसके बराबर 0। तो एक बार मैंने लिखा x + 2 = 0, तो x का मान +2 इधर गया तो -2, यानी एक शून्यांक -2 आया, यानी x का मान 1 तो -2 आया। दूसरा x + 5 = 0, तो x इधर गया तो x = -5। हमारे पास 2 मान आ चुके, एक -2 आ चुका है, एक -5 आ चुका है, बिल्कुल। तो ये आ गया अल्फा -2 और -5, तो इसका मतलब 2 शून्यांक आ गए, एक तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। ये हमारा आंसर आ चुका। लेकिन इसकी सत्यता की जांच करनी कैसे, वही समीकरण से, वही मैंने कहा ax² + bx + c = 0 हो। तो a का मान कितना बताओ बेटा, इसमें a का मान कुछ नहीं है तो 1 आ गया। बताओ b का मान कितना है, तो b का मान कितना है, 7 है, और c का मान कितना है, तो कितना है, 10 है। अब इसको अभी अपन मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझना। यदि मैं कहूं दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ा, अल्फा + बीटा करो, अल्फा + बीटा करेंगे तो -2 और -5, तो -7 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यदि मैं कहूं कि अल्फा + बीटा का मान -b/a होगा, तो ये -b -7 और a, तो यानी -7 = -7, यानी हमारा जो आंसर है वो प्रूव हो चुका है कि अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा बीटा का मान -2 -5 आया, उससे -7 आ गया, और -b/a से भी -7/1, इसका मान भी -7 आ चुका है। अब अल्फा × बीटा का हम निकाल सकते हैं कैसे, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा का मान कितना, -2 × -5, और c का मान कितना है, c का मान 10, और a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 5 10, तो 10 = 10। यहाँ पर भी अल्फा × बीटा, इसका मतलब हमने जो कहा वो सत्यता की जांच हो चुकी। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे आराम से आप समझ पाए। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस सरली तरह से आप सभी के लिए सवाल लेकर मैं आया हूं, और सवालों को हम करेंगे भी और आंसर को भी निकालेंगे। यदि मैं कहूं कि कभी कभार आप सभी का समीकरण निकालना हो, जैसे दे रखा हो कि शून्यांकों का योगफल दे रखा है, अल्फा + बीटा का मान दे रखा है, यानी शून्यांक का योगफल दे रखा है, और अल्फा × बीटा का मान दे रखा है, तो समीकरण क्या होगा, वो समीकरण जो होगा वो समीकरण ऐसे निकलेगा। समीकरण कैसे आएगा, वो आएगा x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो समीकरण है। कब समीकरण दे रखा है और अल्फा और बीटा निकालना है, तो -b/a c/a से निकालेंगे। लेकिन अल्फा + बीटा का मान दे रखा है और अल्फा × बीटा का मान दे रखा है, वो उल्टा समीकरण पूछा, निकालेंगे x² - अल्फा + बीटा × x, और अल्फा × बीटा, इसको ऐसा भी लिखते हैं x² - शून्यांक का योगफल x और उसका वापस गुणनफल। बिल्कुल ये फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यानी मैंने क्या बोला, यदि अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दे रखा है, तो हम देखते हैं कि x² - अल्फा + बीटा x और अल्फा × बीटा, हम इस मान से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि त्रिघात को लेके हम सवालों को सोल्व करेंगे, देखा जाए तो अल्फा × बीटा का मान देखा जाए
तो हम जैसे सवालों को कर रहे हैं भाग विधि, जैसे मैंने कहा कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जो और जिस संख्या में भाग हो रहा है यानी भागफल होगा, भाजक होगा उसका, और एक भागफल होगा और एक शेषफल होगा। जैसे मैंने कहा कि 2 का भाग 7 में दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 का भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये होगा भाजक। जो भाग दिया जा रहा है उसको भाजक, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होगा, जो ये आएगा वो उसका भागफल होगा, और जो बचेगा वो उसका शेषफल होगा। बिल्कुल, तो ये जो समीकरण है कैसे भाग होगा वो भाग विधि में आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। भाग विधि को बहुत शॉर्ट तरीके से हम समझेंगे। यदि भाग विधि में, जैसे मैंने कहा कि भाग देने की विधि में बताता हूं, तो भाग देने की विधि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x प्लस 2 का भाग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में देना है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही टफ पड़ता है, ये तो इतना टफ पड़ता है, हमें आता ही नहीं है। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, एक एक लाइन समझना, एक एक लाइन में आपका आंसर आएगा। हमें पता है कि जब मैंने 2 का भाग 7 में दिया तो 3 बार गया, और 3 बार गया, 6 लिखा। 6 क्यों लिखा प्यारे बच्चों, ये समझना जरूरी। 2 का भाग 7 में दिया, 3 बार गया, तो 3 का वापस गुणा 2 से किया, तब जाके 6 हुआ। अब ये यदि गणित आपको मैथमेटिकल के अंक के मान में आती है तो इसका आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे आएगा देखना। यदि मैं कहूं कि सबसे पहले इधर कितने पद है, आप कहोगे सर 2 पद है। अब इधर कितने पद है, तो आप कहोगे सर 3 पद है। तो 2 पद का भाग 3 पद में कैसे जाएगा, पहले पद का भाग पहले पद में देना है। पहला नियम क्या है, वापस बता रहा हूं, पहले पद का भाग पहले पद में देना है। जैसे यहां पर विधि इधर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, विधि लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर में किसका भाग देना है, एक्स का। पहला पद कौन सा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पहला पद कौन सा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, और बटे वापस एक्स है, तो एक्स से एक्स कटा, सिर्फ क्या बचा, एक्स। यानी एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दोगे तो आंसर जाएगा एक्स। बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहले पद का भाग पहले पद में दिया, फिर क्या करना है, फिर वही करना, वापस ये जो आया उसको इससे गुणा किया। उसी प्रकार एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में दिया तो एक्स आया, अब इस एक्स का इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये भाजक है। ये क्या है, भाजक। किसी भाजक का भाज्य में भाग लगता है तो एक भागफल आता है और बची हुई संख्या शेषफल होती है। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। तो एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग दिया, एक्स आया। अब इसी एक्स का वापस एक्स से गुणा करो, तो आप कहोगे सर एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो आधार बराबर है तो गाते जुड़ जाएगी, एक और एक, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। सभी को पता है प्यार तर से। अब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें। जो जिस जाति का होगा समजाति में समजाति को लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स का एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का गुणा किससे हुआ, 2 से, तो 2 का एक्स से गुणा करेंगे तो 2x होगा। अब 2x इसके नीचे लिखे या इसके नीचे, अब आप कहोगे सर x वाली वैल्यू यहाँ है तो यहीं आएगा, तो 2x आ गया। बिल्कुल, फिर एक लाइन खींचते हैं। फिर लाइन खींचने के बाद यहां पर एक ड्रामा आपको करना है, यहां लिखना है घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। और ध्यान रहे जैसे हम लिखते हैं घटाने पर, नीचे वाली कोई भी संख्या है, पद है या चर है, उसके मान आपस में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ है तो प्लस है, प्लस का क्या हो गया माइनस, इस प्लस का भी माइनस। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, बिल्कुल कट गए। अब प्लस का 3x है और माइनस का 2x है, क्योंकि पहले प्लस था और प्लस से क्या हो गया माइनस, तो 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ 1x यानी x बचेगा, और ऊपर से कितना आ गया, 4 आया। कितना आया, 4। अब वापस क्या, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, पहले पद का वापस पहले पद में भाग दो, तो x का x में भाग दिया तो x से x कटा एक बार, यानी अपना आंसर जाएगा +1। तो x का x में भाग दिया तो एक बार गया, एक का वापस गुणा करो इससे तो वापस x आ गया, फिर एक का गुणा वापस 2 से तो यहाँ 2 आ गया। फिर क्या करने पर, वापस अगेन रिपीट, क्या करने पर, घटाने पर। और घटाने पर प्लस का नीचे वाली चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, इस प्लस का माइनस, प्लस माइनस कट के क्या हो गया, 0। 4 में से 2 गए तो आंसर क्या जाएगा, 2। अब क्या x का भाग 2 में जाएगा, नहीं। जब भाग जाना बंद हो जाए तो वही उसका शेषफल होगा, और जब तक भाग जा रहा है वही उसका भागफल होगा। तो हमें किसी की भी संख्या का, इस तरह के पद का, यदि हमें भागफल और शेषफल निकालना था, इसका भागफल जो आया, इसका जो भागफल आया वो x + 1 आया, और शेषफल की मैं बात करूंगा तो कितना आया, 2 आया। तो मैंने क्या बोला, पहली पद का पहले पद में भाग, जो आएगा उसका वापस दोनों, या 3 पद होंगे 3 से गुणा होगा, 4 होंगे 4 से, ये नियम है तो नियम आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे ये सवाल दे रखा है, आप चुटकी से कर लोगे कैसे कि सर यहाँ 3 पद है, यहाँ 1 2 3 4 पद है, कर लेंगे कैसे? पहले पद का भाग पहले पद में, यानी 3x³ में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कटा 3x, तो 3x आ गया। बिल्कुल आया नहीं आया? फिर इस 3x का इससे भी गुणा, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा होगा, तो 3x का एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो वापस 3x स्क्वायर आया। फिर 3x का 2x से गुणा हुआ तो 6x स्क्वायर आया। फिर 3x का 1 से गुणा हुआ तो 3x। फिर यहाँ लिखने पर क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर प्लस का क्या हुआ माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस से ये कट गया और एक्स स्क्वायर और यह 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये प्लस का 2x और माइनस का 3x है। तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपका -x। फिर ऊपर से 5 उतर गया। अब नया पद जो है वो कितना है 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग 2 माइनस का है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, क्या आंसर -5, तो -5 आ गया। अब इसी -5 का इससे भी गुणा, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, तो इसका इससे गुणा तो -5x स्क्वायर, -5 का 2x से गुणा तो -10x और -5 का 1 से गुणा तो -5। फिर वही क्या करने पर, घटाने पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर आप सभी को पता है कि ये जो नया बना है वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समझ चुके होंगे। अब कुछ नहीं, ये आपस में कट गया होगा। अब प्लस 10x में से x गया तो 9x बचा और ये +5 +5 प्लस, यानी ये जो लास्ट बचा 9x + 10, ये उसका शेषफल, क्योंकि अब x स्क्वायर का भाग 9x में नहीं जाएगा इसलिए उसका ये शेषफल कहलाएगा और ये जो आएगा वो आपका भागफल। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिसके माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूं, यदि मैंने पहले ही समझा चुका हूं, रेखीय समीकरण वह समीकरण जिसमें चरपद की घात 1 है, द्विघात समीकरण जिसमें 2 है, त्रिघात समीकरण यानी 3 है, पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने कहा इसका रेखीय समीकरण में शून्यांक 1 होगा, द्विघात समीकरण में 2 होंगे और त्रिघात में 3 होंगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने कहा रेखीय समीकरण से बनने वाला ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। द्विघात समीकरण से गोलाकार परवलयाकार होगा और त्रिघात समीकरण से आप सभी को पता होगा कि हम वक्री मानेंगे। तो देखो बेटा, रेखीय समीकरण द्विघात और त्रिघात में समीकरण होंगे, 1 शून्याङ्क, 2 शून्याङ्क, 3 शून्याङ्क, इसका सरल रेखा होगा, इसका परवलय होगा, इसका वक्री होगा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि इसके अंदर शून्याङ्क की बात करेंगे। अब ये पहली 2.1 प्रश्नावली, और 2.1 प्रश्नावली क्या है देखना कि किसी बहुपद में दिए गए ग्राफ में नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में कितने शून्याङ्क होंगे। अब बताओ बेटा, x और y, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये +x होगा या -x होगा या +y होगा या -y। इस x अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ काटेगा वह उसका शून्याङ्क होगा। अब मैं आपसे चाहता हूं जितनी बार है वह शून्याङ्क बताइए बच्चों। जैसे मैंने कहा इस ग्राफ पे कोई काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्याङ्क 0 होगा। अब अगला तो आपको बताना, बताओ कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, इसलिए इसका शून्याङ्क कितना होगा, 1 होगा। बिल्कुल प्रश्नावली इतनी सिंपल है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो देखो, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, यानी यहाँ पर शून्याङ्क कितने होंगे, 3 होंगे। मैं कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बार और 2 बार, यानी कितने शून्याङ्क होंगे, 2 होंगे। कितना तरीके से आप समझ पा रहे हो। फिर मैंने कहा ये कितना होगा शून्याङ्क, तो मैंने कहा ये घर ऐसे ऐसे आ रहा है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ शून्याङ्क कितने होंगे, 4 होंगे। और यहाँ की बात करें तो इसको काटा, फिर टच हुआ, फिर यहाँ पर वापस टच हुआ, तो 1 बार यहाँ, 1 बार ये यहाँ, यानी इसके भी शून्याङ्क कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लगभग सारी बातें समझ चुके हैं। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें आपको ये पता रहे कि शून्याङ्क का मतलब x को जितनी बार टच कोई करेगा, जैसे यहाँ शून्याङ्क 1 2 3 और 4, बिल्कुल तरीके से समझ गए। तो इसका मतलब 2.1 जो प्रश्नावली आपके विद इन सेकंड सोल्व हो गई। अब देखो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब मैं कहूं अगली प्रश्नावली जो आपको अपने आप में सत्यता की जांच भी करनी है और आपको थोड़ा सा इसमें देखना भी है कैसे आंसर आ सकता है। अब सवाल क्या है, सवाल है x² + 2x - 8 = 0। तो सबसे पहले तो देखना है, जैसे मैं कहा ax² + bx + c = 0। पहले तो abc का मान निकालेंगे, फिर इनका गुणनखंड का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो x² + 2x - 8 = 0 है,
तो सबसे पहले हम इसके मान निकालते हैं। मान निकालने का तरीका एक बताया मैंने, ये अंतिम जो पद है इसका गुणा इस आगे वाले से करेंगे, या एक के तो वही संख्या आएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। तो 8 का गुणा इससे किया तो 8 आ गया। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो आप कहोगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आंसर जाएगा, लेकिन 4 में से 2 को घटा दो, 4 में से 2 को घटा दो, तो 4 में से 2 को घटाओगे 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा 4x, यहाँ लिखा 2x और -8 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा, सुनो, यहाँ वापस मुझे क्या चाहिए था? 2x चाहिए था। तो 2x वापस कैसे आएगा? 4x में से 2x घटाए, क्यों घटाए? 4 और 2 ही क्यों लिए? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये लास्ट वाली संख्या का ऐसा मान निकालना जिसमें गुणा करने पर 8 आए और वापस जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा मिला? तो इससे ये फायदा मिला, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या? x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर रहा x, फिर प्लस का प्लस, 4x में से बाहर x आया तो बाहर रहा, अंदर रहा 4, फिर माइनस का आएगा, माइनस चिन्ह, माइनस का 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x बचेगा और 8 में 2 का भाग लगेगा 4 आएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर वापस कॉमन आ रहा है x प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? -2, तो x - 2 बराबर 0। एक बात और समझ में आ गई, या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर -4, एक का मान -4 है। फिर दूसरा, तो x - 2 बराबर 0 है, तो x बराबर प्लस का 2, यानी 2 मान निकले, एक का मान -4 निकला, दूसरे का मान 2 निकला। बिल्कुल सही बात है, ये अल्फा और बीटा। अब इसने बोला इसकी सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये यानी ये अल्फा है और बीटा, इसका मान -b/a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा का मान -4 है, मार्कर चेंज करने से आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा, और बीटा का मान 2 है, आ गया, क्योंकि अल्फा और बीटा -4 और 2 आ रहा है। अब -b/a, -b का मतलब मैंने कहा ये a आता है या b आता है या c आता है। तो पहले a का मान कितना देख लो बेटा, 1, इसका गुणज 1, b का मान कितना बेटा 2, और c का मान कितना -8, ये यहां से निकाल लिया। अब यहाँ रख दूंगा, तो माइनस की जगह -b का मान कितना है 2 और a का मान 1, तो a का भाग 2 में देंगे 2, तो इधर 4 में से 2 गया तो -2 और यहाँ पर भी -2, तो यानी -2 बराबर -2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर साबित हो रहा है। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है बेटा? -4 इंटू 2 का मान c/a, c का मान -8/a का मान 1, तो -4 इंटू 2 -8, और -8 में 1 का भाग दोगे तो भी -8, यानी ये दोनों मान बराबर हैं। इसका मतलब हमें ये प्रूव होता है कि जो हमने गुणनखंड विधि से निकाले आंसर वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के माध्यम से सोल्व होंगे। अब आप कहोगे क्या सर इसको भी हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप फटाफट दिमाग लगाओ कैसे। सबसे पहले तो एबीसी के मान निकालो। यहाँ से a का मान 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणज 4 है, b का मान कितना -4 निकाल लिया, और c का मान कितना 1 है। तो एबीसी के मान निकालने से क्या होगा? वही वो आपको अल्फा प्लस बीटा में चाहिएगा। अब मैं पहले 4s² - 4s + a, इसके पहले टुकड़े करता हूं। कैसे करूंगा? इसका इससे गुणा, तो 4 का 1 से गुणा 4, तो 4 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर 4 आए, 2 इंटू 2। बिल्कुल सही है, 2 इंटू 2 जोड़ोगे 4 हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ वापस टुकड़े लिखे 4s² माइनस, अब 4s को कैसे लिखोगे? 2s - 2s लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 2s दोनों के माइनस है, वापस -4s हो गए, फिर +1 बराबर 0। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि x का या s का मान निकालना है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने 4s को -2s और -2s में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा वो भी आपको पता है, एक इसमें और एक इसमें। वापस जोड़ोगे तो -4s ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह वापस माइनस आता है। अब इन दोनों का वापस एक जोड़ा, इन दोनों का वापस एक जोड़ा, 4s और 2s में से 2s कॉमन आ गया, तो 2s कॉमन आएगा तो 2 का 4 का भाग 2 में लगा तो 2 आ गया, यानी 2 का भाग 4 में लगा तो 2 आ गया। s स्क्वायर में s का भाग लगा तो s आ गया, फिर माइनस 2s का भाग 2s में गया तो 1 आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लोगे तो 2s
माइनस एक बराबर वापस क्या आ गया 0, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर मजा आ गया, अब हमें पता चल चुका है कि ये और ये वापस कॉमन है, तो 2s माइनस एक और ये भी 2s माइनस एस, 2s माइनस एक, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो 2s माइनस एक बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। समझ पा रहे होंगे क्यों? 2s माइनस एक बराबर 0, तो माइनस इधर गया तो प्लस, तो 2s बराबर 1 है तो s बराबर s का गुणा है तो इधर भाग चला जाएगा। उसी प्रकार इसका भी आंसर निकालेंगे, 2s माइनस एक बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो इसका मतलब दोनों के मान कितने आए? अल्फा और बीटा दोनों के मान 1/2 और 1/2 आया। बिल्कुल, अल्फा और बीटा का मान 1/2 1/2। अब आप कहोगे सर क्या फायदा है? फायदा देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए निकाल लेंगे, तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 निकाल लेंगे। अब माइनस बी का मान कितना? माइनस बी का मान कितना है? -4, -4, और ए का मान कितना है? 4 निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लोगे 2, 2 का 2 में भाग 1, 1, 2 का 2 में भाग 1 बराबर माइनस है माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कटा 1, इन दोनों 2/2, तो 2/2 बराबर 1, तो इससे 1 कटा 1, तो 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा ये प्रूव हो चुका है कि 1 बराबर 1। ऐसे अल्फा इंटू बीटा का मान भी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो ए 1/2 इंटू 1/2, सी का मान कितना 1 और ए का मान कितना 4, तो पता चल रहा है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, बिल्कुल प्रूव हो रहा है। इसका मतलब ये सवाल कोई बड़े सवाल नहीं प्यारे बच्चों। मैं चाहूंगा एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पता रहे कि सच में हम क्या पढ़ना चाहते हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं। अब प्यारे बच्चों आप सवाल बताएंगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा, ये थोड़ा सा जगह ज्यादा मिलेगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार के समीकरण में पहले ये देखना है कि क्या समीकरण अव्यवस्थित तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर अव्यवस्थित समीकरण की परिभाषा क्या है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा यदि सबसे उच्चतम घात है, फिर उसके बाद एक्स आना चाहिए, संख्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर आ गया, संख्या आ गई, फिर एक्स आ रहा है, नहीं, ये डापाचुक वाला मामला है। सही करना है, क्या करना है? वापस समीकरण को सोल्व करना है। 6x², ये 7x जो है पीछे गया उसको आगे ले लो, तो -7x, और -3 को पीछे ले लो, ये पूरा अपना समीकरण बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या फायदा है? सबसे पहले बताओ बच्चों, एबीसी का मान, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ए का मान कितना है? 6 है, बी का मान -7 है, सी का मान -3 है। आ गया एबीसी? बिल्कुल सही बात है, अरे आ गया, बिल्कुल सही बात है, एबीसी का मान आ गया। एबीसी का क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में निकालना होगा। पहले मैं इस समीकरण को सोल्व करूंगा। 6 का 3 से गुणा किया, तो 6 का 3 से गुणा किया 18, और 18 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। 18 के गुणा करना बच्चा, 18 किसके गुणा करने पे आएगा? तो आप कहोगे सर 9 और 2, क्योंकि 6 का 3 से गुणा किया 18, लेकिन 18 के वापस ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। 9 और 2, 9 इंटू 2 18 हो रहा है, और 9 में से 2 गए तो 7 हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया, मजा आ गया सर। कैसे? कि 6x², यहाँ पर -9x और प्लस 2x -3 बराबर 0। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 7 को मुझे लिखना था टुकड़ों में, तो 9x में से 2x घटाए, यानी 9x तो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब आप कहोगे सर क्या फायदा है? कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में जो कॉमन आने वाला है वो आपका आने वाला है, वो आपका 3x आने वाला है। 3 का भाग 6 में दिया प्यारे बच्चों 2, x का भाग x² में दिया प्यारे बच्चों x, माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 9 में दिया 3, और x का भाग x में दिया, तो ये आ गया। आया नहीं आया? बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। फिर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लिया, 1 का कॉमन यानी 2x, और फिर यहाँ से -3 बराबर 0। अब देखना 2x -3, 2x -3 दोनों सेम आ रहा है, तो वापस एक साथ में कॉमन आ गया, तो 2x -3, यहाँ से बचा बेटा 3x, और यहाँ से बचा +1 बराबर क्या हो गया 0। या तो इसके बराबर 0 है या इसके बराबर 0 है, निकाल लेंगे। तो इसके बराबर 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 है, तो इधर आया +3, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। 3/2 क्योंकि ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा इसके बराबर भी 0 हो सकता है, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1,
तो x बराबर -1/3। तो एक का मान 3/2 है, एक का मान -1/3 है। ये दो मान हमारे आ गए। अब दो मान आ गए तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। इसको एक बार आगे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है बेटा? 3/2 ये रहा। और बीटा का मान कितना है? -1/3। अब -b/a -b का मान कितना है? -7 और a का मान कितना? 6। अब देखते हैं कितना सही है। इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, 3 का गुणा 3 से 9, माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का 1 से 2 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस। तो 7/6 हो गया। अब 9 में से 2 गए तो 7 और नीचे 6 और ये भी 7/6, यानी हैंस प्रूव हो चुका है कि हमने जो बताया वो सही है। फिर एक और है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है? अल्फा कितना? 3/, ये दोनों, ये अल्फा होगा तो बीटा होगा। तो बताओ बेटा 3/2 इंटू 1/3, इनका गुणा किया। सी का मान कितना है? सी का -3 और 1 का मान 6 हो गया। अब गुणा करो, 3 से 3 कट गया तो ऊपर बचा -1/2 और ये भी 3 का पहाड़ा से एक बार, ये 2 बार, तो -1/2। इसका मतलब हमारा अल्फा इंटू बीटा भी आ चुका है और अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है। चाहो तो आप इस पूरे समीकरण को आप अपने आप में स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हमारा आंसर्स निकल पाए। अब आपको एक सवाल और बताता हूं, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे ये आपको बताया गया 4u² प्लस 8u। अब आप कहोगे सर इसका मान कितना? इसका c 0 है, c को 0 मानना है, फिर उसके हिसाब से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसका समीकरण का आंसर आप सभी को ही निकालना है। अब आप कहोगे सर इसमें, तो मैंने क्या बोला? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब x² वाला यानी t² आ रहा है पद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ x का पद नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ t² माइनस 0t माइनस 15 है, मतलब यहाँ प्लस मान लो 15 है। क्यों? क्योंकि यहाँ t है ही नहीं, इसको 0 मान लिया। तो a का मान कितना है? a का मान तो 1 आ गया, b का मान 0 आ गया, c का मान -15 आ गया। बिल्कुल। अब जो पद नहीं दे रखा है उसका गुणज हमेशा 0 होगा, यह ध्यान रखना। अब कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब t² माइनस 15 है तो t² माइनस 15 है तो इसका गुणनखंड निकालने से बराबर 0 है, तो t² बराबर 15 आ गया और t बराबर, दोनों पर स्क्वायर रूट ले लिया तो √15 आ गया, तो t बराबर √15 आ गया। तो √15 से इसका आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमें यह समझना जरूरी है कि दो मान है, एक प्लस का होगा तो एक माइनस होगा। अब आप कहोगे सर इसका अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा कितना? एक तो प्लस का होगा प्लस √15 और दूसरा होगा -√15। तो अल्फा और बीटा तो +√15 और -√15। फिर -b का मान कितना? 0/1। तो ये दोनों कट गया, ये भी 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 से 0 आ जाएगा, तो बड़ी चीज है ही नहीं। फिर अल्फा भी इंटू बीटा वो होगा c/a। तो अल्फा का मान कितना? +√15 इंटू -√15 बराबर c/a, यानी -15 और a का मान है, रूट से रूट हटा 15, तो -15 बराबर -15। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो बड़ी बात नहीं है सवालों में, सवाल को कैसे सोल्व करना वो हमें आना चाहिए, हमारे माध्यम से होना चाहिए। वो सवाल हमें करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना? देखो, जैसे मैंने लिखा, ये सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको आधा सवाल में करूंगा, आधा आपको देखना है। कैसे? 3 का 4 से गुणा करो तो 12। अब पहले तो एबीसी के मान निकालो। a का मान 3 आ गया क्योंकि x² है, गुणा 3 है। b का मान -1 आ गया और c का मान -4 आ गया। एबीसी के मान आ गए। फिर आप कहोगे सर गुणा, गुणा कैसे होगा? सुनो, तो मैंने क्या बोला? 3 का गुणा 4 से, तो 3 × 4 12। 12 के ऐसे टुकड़े करो कि 1 आ जाए, तो 4 और 3 12, 4 में से 3 गए तो 1। बिल्कुल सही बात है। अब डायरेक्ट आंसर आ रहा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, कैसे करेंगे? देखो, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब 4 में से 3 गए तो 1x आ रहा है, तो मैंने अपने टुकड़े बना लिए। फिर क्या करना है? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, यहां से और यहां से कॉमन कैसे आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो x कॉमन आया 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन आएगा 1, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 वापस कॉमन आ गया, 3x माइनस 4, और यहाँ से बच्चे x और यहाँ से बच्चा 1 बराबर 0।
यार इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, एक मान तो 4/3 आ गया प्यारे बच्चों। और दूसरा मान x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी a का मान 4/3 है, 1 का मान -1 है। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे -b/a से और c/a से, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे निकाल लेंगे सुनो, थोड़ा सा देख लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a, इसका मतलब ये अल्फा अल्फा यानी 4/3 और बीटा का मान क्या है -1, और c/a का मतलब -4/a का मतलब 3। अब इसमें से कुछ नहीं, एलसीएम लिया, 3 आया, 3 का 3 में 1 4, 1 का 3 में 3 3 और -4/3। अब आप कहोगे सर इसका अंदर जो मान है वो कितना आ गया, 1 का 3 में 3, तो इसका मतलब इसका मान आ गया 1/3 और ये होगा माइनस, यानी ये इसकी सत्यता की जांच नहीं होती, यानी इसका मान नहीं निकलेगा। इसका मतलब इस तरह से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अब ये सवाल जो है थोड़ा उल्टा है। अब उल्टा कैसे, पहले समीकरण दे रखे थे, शून्यांक निकालने थे, लेकिन इस बार शून्यांक दे रखे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, वो समीकरण निकालना है। तो समीकरण जो होगा सुनो, तो समीकरण जो होगा वो होगा x² माइनस, फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर आएगा x, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये समीकरण है। तो समीकरण निकाल लेंगे, देखना। तो समीकरण देख, अब ये जो है, ये आगे वाला है वो अल्फा प्लस बीटा है और पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा है। ये इसी प्रकार ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो देखना, ये दे रखा है द्विघात समीकरण निकालो जिसमें योग दे रखा आगे और पीछे गुणनफल निकाल लेंगे। देखो कैसे, x² की जगह x², बिल्कुल प्यारे बच्चों, माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा 1/4, तो 1/4 ये आ गया x, फिर प्लस 1/4 लिख दिया, फिर x का x। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को सोल्व कर लो, तो x² माइनस x/4 हो गया, x/4 क्योंकि 1 का x से गुणा करेंगे तो x बटे, तो इसका मान आ गया -1 बराबर 0। अब आप और कहोगे सर इसको और सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो और सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 4, तो 1 का 4 में 4, 4 इंटू x², तो 4x² आ गया, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4 में 1, 1 इंटू x, फिर 1 का 4 में 4, 4 इंटू, तो -4 बराबर क्या आ गया, 0। केची गुणा करोगे, केची का गुणा करो, इसका इससे गुणा किया 0, इसका इससे गुणा किया तो वही, तो आंसर आएगा अपना 4x² माइनस x माइनस बराबर, ये समीकरण बनेगा, बिल्कुल ये समीकरण बनेगा। फटाफट तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये सवाल आपको करके दिखाना कैसे। अब आप कहोगे सर ये सवाल कैसे होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा 1/3। अरे समीकरण बताओ, समीकरण, तो समीकरण कैसे आएगा बेटा, तो समीकरण आएगा वो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा जहां दे रखा वहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखो और अल्फा इंटू बीटा जहां दे रखा वहां उसका मान रखो, रख देंगे। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, तो √2 x आ गया, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने पता है कि अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा और समीकरण हमें निकालना आता है। कुछ नहीं किया, तीनों के बीच में 1 1 लिख दिया और एलसीएम लिया, कितना आया, 3 आया। जब एलसीएम लेंगे 3 आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 का 3 में 3 बार 3 का x² से गुणा, तो 3x² आ गया, फिर माइनस का माइनस, 1 का 3 में 3 3, तो 3 √2, फिर x, फिर 3 का 3 में 1, 1 का 1 से बराबर 0/1। केची गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे पूरा समीकरण और इसका इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो लास्ट में 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर आंसर जाएगा 0, और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आप सभी समझे। आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं इसका आंसर और उसका आंसर, फटाफट तरीके से निकालो, समीकरण कैसे निकलेगी। अब आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दे रखा है, क्या समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, बताओ समीकरण, फॉर्मूला बताओ। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 निकाल लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0,
तो 0 इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो √5 बराबर 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते 0 ही आती है, इसलिए 0 को लिखते नहीं है। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिखना नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर √5 बराबर 0। यही उसका समीकरण बनेगा इस वाले सवाल का। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे ये वाला, तो वो वाला भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वही अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो बताओ समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आप बताओ कैसे आंसर निकलेगा इसका। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1 और बाद में क्या है एक्स, फिर प्लस की जगह प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1 बराबर 0। बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 1 को लिखते नहीं अमूमन, इसलिए हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार भी सवाल आप कर पाए होंगे। कवार सवाल को क्या होगा हम देखते हैं आगे। यदि मैं कहूँ अब इसका सवाल तो आप खुद ही निकालोगे सर, कोई बड़ी बात ही नहीं है, वही वाली बात। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4 है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, इतना लगाना जिससे आपका आंसर आ जाए। कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये समीकरण है, लिखना समीकरण बनेगा। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, फिर -1/4 है। माइनस तो पुराना है ही है और अल्फा प्लस बीटा में भी माइनस है, तो -1/4 और बाहर आया कोष्टक प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर कितना आ गया, 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस, 1 का x से गुणा करेंगे तो x/4 और फिर 1/4 बराबर क्या हो गया, 0। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिखा, 1। सबका एलसीएम लिया, कितनी बार गया, 4। 1 का 4 में 4 बार, 4 का x स्क्वायर से गुणा 4x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का गुणा x से तो x, प्लस 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का x बराबर 0/1। एच गुणा करोगे तो इसका इससे गुणा किया 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। कितना प्यारा सवाल आप सभी के लिए बना। इस सवाल के आंसर्स को आप सभी ने निकाला, एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर्स निकाल सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल ये वाला जो सवाल है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो जो समीकरण बनेगी, समीकरण वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है, तो देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, तो 4 और बाद में एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। यही तो आप सभी का समीकरण है। तो इस प्रकार जिस तरह से आपने सवालों को पढ़ा, देखा, समझा, मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है, आप चाहे आपको और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको लगता है कि सर मैथ्स में और भी अच्छे ट्रिकी समझ सकते हैं और डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नंबर लिखवा रहा हूँ 9166136396। इस व्हाट्सएप पर आप अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके वो सारी चीजें, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन भी तैयार हो चुका है, आप सभी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक बार इस नंबर पर आप जिस स्कूल से हैं वो, प्लस जहां से हैं वो, और प्लस किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे आप अपना नाम लिखकर भेजें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे मैथमेटिक्स।